चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें हमने पढ़ा था सिस ट्रांस आइसोमर, और अब हम लोग उसकी बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। एक तो मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था और दूसरा कौन सा डिस्कस किया था? पोलैरिटी डिस्कस की थी। थर्ड है आपका, हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स के प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग बात करें पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी में हमने देखा था कि पोलैरिटी जो है वो सिस वाले में ज्यादा डेवलप हो रही है और ट्रांस वाले में कम हो रही है। इसी वजह से सिस वाले का डाइपोल मोमेंट सिस में था, सिस में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट था, नॉन जीरो था, और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो गया था? जीरो हो गया था। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें पोलैरिटी होगी, मान लीजिए कि एक सिंपल एग्जांपल समझाते हैं आपको, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। जिसमें भी पोलैरिटी होगी वो स्ट्रक्चर जो होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या है कि जहां पे भी चार्ज डेवलपमेंट होता है, चार्ज हो गए वो भी दो अपोजिट चार्जेस हो गए, तो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कैटेगरी देखें, डिग्री देखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की कैटेगरी में आता है। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होगी उसमें वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर आपको हाई देना पड़ेगा, वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो इसका मतलब हमें बात समझ ये आई कि अगर पोलैरिटी हाई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई हो गया, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो आपका बॉयल करने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? हाई। इसका मतलब जो सिस की पोलैरिटी थी वो ज्यादा थी और ट्रांस की पोलैरिटी कम थी, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर यही आएगा जो पोलैरिटी का ऑर्डर होगा। चार्ज डेवलपमेंट हो रहा है और अपोजिट चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई। कार्तिक, प्रथमेश, बात समझ में आई? पॉइंट नोट कर लीजिए। कहीं पे भी कैसे देखना है, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें पोलैरिटी है और कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें पोलैरिटी नहीं है, तो जो पोलर है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। वैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो भारी मॉलिक्यूल है उसको आपको वेपर बनाना है तो क्या लगेगा? उसमें टाइम लग जाएगा, आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हम आइसोमर की बात कर रहे हैं तो आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे हम केवल कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं? पोलैरिटी वाला। नोट हो गया तो बोल दीजिएगा। प्रथमेश, कार्तिक, नोट हो गया?
नहीं वो चिड़िया वगैरह। अक्षिता उधर से स्विच ऑन कर लो, स्विच ऑन कर लो। डोर भी बंद, टेम्परेचर नहीं दिखा रहा। अच्छा डोर बंद कर लो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 4। हमने बात कर ली बॉइलिंग पॉइंट की, हमने बात कर ली मेल्टिंग पॉइंट की, और हमने बात करी पोलैरिटी की, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। सॉलिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सिस आइसोमर की और ट्रांस आइसोमर की, है ना। तो अगर बात करो तो सिस में पोलैरिटी भी अच्छी थी, ठीक। और ट्रांस का अगर देखो तो ट्रांस का क्रिस्टल अच्छा था, क्रिस्टल लैटिस कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। सॉरी, सिस का क्रिस्टल लैटिस किसका स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रांस का या सिस का। ध्यान से आराम से सोच के बताओ, क्रिस्टल लैटिस ट्रांस का स्ट्रॉन्ग होगा या सिस का। मेल्टिंग पॉइंट में सिखाया था ये पॉइंट। ट्रांस का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। जैसे मान लीजिए ये हम ब्यूटीन की बात कर रहे हैं, ब्यूटीन 2 की, और उसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांस की। तो ट्रांस का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, ये हमने सिस बनाया है या ट्रांस बनाया है। डायगोनल पे सेम है तो ट्रांस स्ट्रक्चर है। तो ट्रांस स्ट्रक्चर में अगर देखो इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, तो इधर एक CH3, इधर की तरफ एक CH3, दो ग्रुप लगे हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, CH3 CH3, और इधर भी दो ग्रुप लगे हुए हैं H और H अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक। और अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो मैंने बताया था क्रिस्टल लैटिस कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या था, हाई था। अब अगर लैटिस स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लो कोई क्रिस्टल आपने लिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, तो उसको मान लो पानी में डिसॉल्व करना चाहते हो, तो पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्रिस्टल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बंधा हुआ है क्रिस्टल, तो उसको आप डिसॉल्व कर रहे हो किसी सॉल्वेंट में तो जल्दी से सॉल्युबल नहीं होगा। इसका मतलब जो ट्रांस होंगे उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी सिस की सॉल्युबिलिटी के कंपेयर। सिस का जो क्रिस्टल होगा वो कैसा होगा, लेस स्ट्रॉन्ग होगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसलिए सिस जो होगा आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा और ट्रांस आसानी से डिसॉल्व नहीं। नोट कर लीजिए पॉइंट।
फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई सिस की और ट्रांस की। अब आज हम लोग एक नया नॉमेनक्लेचर, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इनके लिए एक नया नॉमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ईजेड नॉमेनक्लेचर। ईजेड नॉमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं। ईजेड नॉमेनक्लेचर से कभी कभी छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं, या स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया ईजेड के हिसाब से, तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे, अटक जाओ। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ईजेड नॉमेनक्लेचर। ईजेड नॉमेनक्लेचर सिस ट्रांस के लिए करेंगे और भी कंपाउंड्स के लिए करेंगे। सिस ट्रांस कंपाउंड के लिए सिन एंटी के लिए करते हैं, है ना। कैसे है देखिए ध्यान से। बात कर रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, जिसमें अभी तक हमने केवल एक टाइप पढ़ा है, रिंग वाले नहीं पढ़े हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने केवल पढ़े हैं कौन से, सिस ट्रांस पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है ए, और यहाँ पे बी ग्रुप है, यहाँ पे ए ग्रुप है, यहाँ पे बी ग्रुप है। ठीक है, तो इसका हम नाम सिस और ट्रांस के फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसका नाम हम लोग सिस और ट्रांस के फॉर्मेट में रख सकते हैं आराम से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना। और अगर मान लो इस पे ए ग्रुप है, इस पे बी है, और इस पे भी ए आ गया, और यहाँ पे कोई ग्रुप नया ग्रुप डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे ए बी था, यहाँ पे दूसरे वाले पे ए बी था। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, और यहाँ पे ए है पर यहाँ पे बी नहीं है, कोई नया ग्रुप आ गया डी। तो यहाँ पे भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम लिख सकते हैं। इसमें भी हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं, है ना। इसमें आपको कैसे सिखाया था कि सिमिलर ग्रुप को डायगोनल पे रख दीजिए, जैसे ए और ए सेम है तो इनको डायगोनल पे रख दीजिए, तो डायगोनल पे रख दोगे तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा, और वैसे रख दोगे तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, सिस फॉर्म बन जाएगा, है ना। उसके बाद एक और है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हमने सारे ग्रुप डिफरेंट कर दिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सारे ग्रुप डिफरेंट कर दिए, ए बी डी ई, इस डबल बॉन्ड पे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स तो ये भी हैं, जीआई तो ये भी शो करेगा, जीआई ये भी शो कर रहा है, और जीआई ये भी शो कर रहा है। इसका नाम सिस ट्रांस के हिसाब से रखा जा सकता है, इसका भी रखा जा सकता है, लेकिन जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं उनके लिए हम लोग स्पेशल नेमिंग करते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कैटेगरी है, लेकिन एक स्पेशल नेमिंग सिस्टम है इनके लिए, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जो कौन सा नॉमेनक्लेचर है, इजेड। ई क्या होगा, जेड क्या होगा, अब इसकी बात। ये स्लाइड नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट। हो गया, ऑनलाइन बच्चों नोट कर लिया। आवाज आ रही है,
नोट हो गया? इजेड क्या है? इजेड को सिस और ट्रांस जो ये वाले करे थे ना हमने ब्यूटीन वाले, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए नहीं यूज कर सकते, पर डिस्कवर इसके लिए हुआ था जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या चीज है ई? ई लिया गया है एक वर्ड से, एंटीगीगेन बोलते हैं, एंटीगीगेन, है ना? एंटीगीगेन का मतलब है अपोजिट। और जेड लिया गया है, जुसामेन वर्ड है, जुसामेन का मतलब होता है सेम। ये किसी और लैंग्वेज, आई थिंक जर्मन वर्मन के वर्ड है। एंटीगीगेन एंड जुसामेन, जर्मन वर्ड थे ये, है ना? जर्मन साइंटिस्ट होंगे तो जर्मन लैंग्वेज के वर्ड, उसमें आपका मीनिंग जो है वो इंग्लिश में क्या है, अपोजिट या अगेंस्ट बोलते हैं, और इधर हमने बोल दिया से। करना क्या है, ई फॉर्म किसको बोलेंगे और जेड फॉर्म किसको बोलेंगे, एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, फिर रूल लिखेंगे। से मान लो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl और Br, ठीक, और यहाँ पे हमने लगा दिया I और N। दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया, उसमें यहाँ पे तो Cl Br है, इधर कर दिया I और इधर कर दिया, ठीक। अब दोनों ये जो EZ जब लिखना होता है तो हम लोग देखते हैं एटॉमिक वेट की बेसिस पे। इसमें जो बेसिस है वो है एटॉमिक वेट की बेसिस पे, पहले जो कार्बन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं उन ग्रुप्स को हम प्रायोरिटी देते हैं, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, ज्यादा। तो पहले हम लोग पहले कार्बन पे देखें, क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर देखें तो एटॉमिक वेट किसका ज्यादा होगा, ब्रोमीन का, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो और क्लोरीन को सेकंड दे दो, इन दोनों में देखना। फिर यहाँ पे देख लो आयोडीन और फ्लोरीन में, आयोडीन का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा तो इसको 1 नंबर दे दो और फ्लोरीन को 2 नंबर, दोनों कार्बन पे 1 2 1 2 करके लिख लेंगे। अब इस स्ट्रक्चर में भी लिख लेते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन में देखोगे तो ब्रोमीन को पहला नंबर मिलेगा और क्लोरीन को सेकंड नंबर। यहाँ पे अगर देखोगे तो आयोडीन को पहला नंबर मिल गया और फ्लोरीन को क्या नंबर मिला, दूसरा, ठीक। अब जो आपके जिनको 1 1 नंबर मिला है उनको हम देखते हैं वो कहाँ पे हैं। जैसे इसको 1 नंबर मिला है, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, HPG। यहाँ 1 नंबर मिला, इस पे HPG लिख दिया हमने, और इसको 1 नंबर मिला, इसको हमने लिख दिया HPG, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखते हैं, इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, जिसको 1 नंबर मिला वो HPG, है ना? और यहाँ पे अगर देखो तो HPG इधर है, देख पा रहे हैं? हमने एंटीगेगन का मतलब बताया था अपोजिट, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब इस डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जैसे इस स्ट्रक्चर में Br नीचे की तरफ है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आयोडीन है, ऐसे देखिए इस डबल बॉन्ड से देखो, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो फॉर्म को बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे फॉर्म को, ई। और अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, इस डबल बॉन्ड के अराउंड, तो दोनों एक ही साइड में आ गए,
इस डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों एक ही साइड में आ गए, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे Z। जो सम एन एंटीगेगन ZnE। बात क्लियर हुई? ऑनलाइन क्या करना है अपने को, डबल बॉन्ड के अराउंड पहले 1 to 1 2 प्रायोरिटी लिखनी है, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसको 1, जिसका कम उसको 2। अगर दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कार्बन के एक ही साइड में आ जाएंगे तो क्या बोल देंगे, सेम हो गया, तो क्या बोल देंगे उसको, जुसम एंड जेड। और एंटी, एंटी याद रखो ई से है, एंटी का मतलब अपोजिट, तो दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट आ जाएंगे, तो क्या नाम दे देंगे उसको हम लोग, एंटी के ई। एंटीगेगन वाला जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, ट्रांस के, और जो जुसामेन वाला होता है ये इक्विवेलेंट होता है सिस। यानी कि जो सिस 2 ब्यूटीन था उसको हम लोग Z2 ब्यूटीन भी लिख सकते थे। ये नोट हो गया। जैसे हम लोगों ने ब्यूटीन में सिस और ट्रांस लिखा था ना, ये कौन सा है, ट्रांस है, और सिस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सिस ऐसे बन जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इजेड के हिसाब से इसको लिखना चाहते हैं। इस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन पे कार्बन अटैच है। हाइड्रोजन तो ये वाले 3 हाइड्रोजन तो इससे अटैच है ना, इस पे क्या अटैच है, कार्बन। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन में देखोगे तो एटॉमिक वेट किसका ज्यादा होता है, कार्बन का। यानी कि इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2। यहाँ पे भी ऐसे, इसको 1, इसको 2। 1 वाला जो होता है वो HPG होता है। यहाँ पे 1 और 1 कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डबल बॉन्ड के अपोजिट है। तो ये कौन सा ट्रांस फॉर्म, कौन सा फॉर्म कहा जा सकता है, ई फॉर्म बोल सकते हैं, अपोजिट चला गया। यहाँ पे भी लिखते हैं कार्बन को पहली प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को दूसरी, कार्बन को पहली, हाइड्रोजन को दूसरी। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वही क्या है, HPG, HPG हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो जो HPG है वो दोनों एक ही साइड में आ गए, तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, Z फॉर्म, है ना। तो इसको हम लोग ट्रांस 2 ब्यूटीन भी बोलते थे, या इसको हम लोग E2 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। कैपिटल ई लिखते हैं, E2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं Z2 ब्यूटीन, या ब्यूटीन 2 भी लिखते हैं, और सिस बोलते थे, दोनों कह सकते हैं इसको। इसका तो सिस और ट्रांस के हिसाब से भी हो सकता है और ई और जेड के। क्लियर है बात?
हो गया। अब देखिए, अब हमेशा ऐसे सिंपल सिंपल ग्रुप तो मिलेंगे नहीं, कुछ भारी भरकम भी मिल सकते हैं। तो अपन के लिए उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए जिनको बोलते हैं CIP रूल्स। CIP वर्ड हमने नहीं बनाया, साइंटिस्ट का नाम है, कान इनगोल्ड, प्रीलॉग, ये 3 साइंटिस्ट थे। रूल, CIP रूल्स जो हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने को कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डिसाइड करने के लिए ये रूल्स हैं, कौन सा ग्रुप किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। उसमें फर्स्ट जो CIP रूल था वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, एटॉमिक वेट की बेसिस पे प्रायोरिटी दोगे। हाईएस्ट एटॉमिक वेट जो हो जाएगा उसको क्या दे दोगे, हाई प्रायोरिटी दोगे, है ना, यही बोला था हमने, उसको HPG मानोगे। ये पहला रूल था, अभी हमने जिसको देख लिया। सेकंड देखो, जैसे मान लीजिए कि एटम आपको सेम दिखता है, अगर एटम सेम है, एग्जांपल लेते हैं इसका, मान लो आपको कहीं पे दिखता है कि ये C डबल बॉन्ड C है और एक तरफ यहाँ पे CH3 अटैच है, एक तरफ यहाँ पे CH2 CH3 अटैच है, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप में आपको प्रायोरिटी देखनी है, ठीक। तो कैसे देखा जाएगा, ध्यान से देखना जरा सा, इन दोनों में प्रायोरिटी चेक करनी है हमको, ये 2 ग्रुप अटैच है। इस कार्बन, अब यहाँ पे अगर देखो तो इससे ये यहाँ पे कार्बन अटैच है और ये भी कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन तो बाद में लगे होते हैं, कार्बन अटैच है। तो पहला एटम तो सेम हो गया, जैसे ही डबल बॉन्ड से आगे बढ़े इधर कार्बन सेम हो गया। अब कैसे डिसाइड करें, एटॉमिक वेट इस कार्बन का भी वही होगा, इसका भी वही होगा। अब कैसे डिसाइड करें, तो अब अगले एटम की बात करते हैं। इसके पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखो तो इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, और अगर इस कार्बन की बात करो, ये वाले कार्बन की, इस कार्बन की अगर बात करो तो 2 तो इस पे हाइड्रोजन अटैच है और एक मिथाइल अटैच है, देख पा रहे हो। तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो कट जाएगा, इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, सेम बात हो गई। तीसरे को देखो, अब ये भी सेम हो गया, 2 चीजें। तीसरे को देखते हैं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन अटैच है, बट तीसरा जो एटम है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीसरा एटम कौन सा है, कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन में किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, कार्बन को मिल जाएगी। इसका मतलब ये प्रायोरिटी मिलेगी, इसका मतलब इसको 1 बोलोगे और इस ग्रुप को क्या बोलोगे, 2। बात क्लियर है, हाँ, जहाँ पे हम EZ देखना चाह रहे हैं। हाँ, तो 2 ग्रुप में प्रायोरिटी देखेंगे। तो पहला आइटम देखा हमने यहाँ पे कार्बन, और यहाँ से अटैच है ये कार्बन। हाँ, पहला आइटम देखा, पहले में अगर सेम आ गया, जो अटैच है सीधे उसी को देखेंगे, फर्स्ट को। पहला अगर सेम आ गया तो अब दूसरे को देखो, फिर उससे क्या अटैच है उसको देखो, फिर तीसरा कौन सा अटैच है उसको देखो, इस हिसाब से चले। नहीं 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 नहीं, उसमें गलत हो जाता है कभी कभी, हाँ अभी तो सही होगा, फिर उसमें गलत। ये लोग कह रहे हैं कि ये CH3 था और ये CH3 CH2 था, तो पूरा एटॉमिक वेट से नहीं देख सकते, नहीं। CIP रूल ये नहीं कहता, CIP रूल कहता है 1 by 1 चलिए। पहले हमने देखा पहला एटम कार्बन डबल बॉन्ड से, पहला एटम कार्बन था, यहाँ भी कार्बन था, सेम था। फिर अगले एटम की हम बात करने लगे तो हमने देखा यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो कॉमन हो गए,
इसमें तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन और तीसरा जो ग्रुप था यहाँ पे मिथाइल आ गया तो कार्बन आ गया, तो इसको प्रायोरिटी 1 मिल गई, इसको प्रायोरिटी 2 मिल गई। क्लियर है बात? अब थर्ड रूल पे आते हैं। अब कुछ ग्रुप्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा, तो मैं उसको लिखती हूँ एक बार के लिए, है ना, फिर अपन बात करते हैं इस पे, फिर इसमें जो चीज समझ नहीं आएगी उस पे करेंगे। थर्ड में जैसे आई को प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर बी आर को है, फिर सी एल को है, फिर अब पता ही है एटॉमिक वेट आयोडीन का ज्यादा है, ब्रोमीन का कम है, फिर क्लोरीन का सबसे कम, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन को मिलेगी प्रायोरिटी, फिर नाइट्रोजन को, फिर कार्बन को, फिर हाइड्रोजन। ये एटॉमिक वेट की बेसिस पे ही है। फोर्थ अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है ये, और कार्बन पे 3 CH3 अटैच है, ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और 2 CH3 अटैच है, तो कम प्रायोरिटी। कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 CH3, तो और कम प्रायोरिटी हो जाएगी। ये अभी CH2CH3 हमने बात करी थी, और फिर लास्ट में CH3। कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो सबसे कम प्रायोरिटी। ये वाला जो मैंने लिखा है ये सबको समझ आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो इसमें। यहाँ पे ये कार्बन अटैच वाला है, जो बॉन्ड से दिखाया जा रहा है वो अटैच वाला है। इस कार्बन पे 3 कार्बन अटैच है, ध्यान से देखिए, CH3 होल थ्राइस लिखा है, ये हमारा यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन अटैच हो गए। यहाँ पे अगर देखो तो इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन, एक तरफ तो फ्री वैलेंसी होगी, एक तरफ हाइड्रोजन और दो तरफ CH, तो इसका मतलब कार्बन पे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, ऐसे समझेंगे। ये वाले स्ट्रक्चर में कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी फ्री और 1 पे CH3, और इसमें तो दिख ही रहा है एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3, 1 वैलेंसी तो फ्री रहेगी, उधर से दूसरे ग्रुप अटैच होंगे। तो बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर को ओपन करके भी दिखा दिया आपको, है ना। ये नोट कर लीजिए, फिर अगला रूल बता दें इसका। ये टॉपिक थोड़े से लेंदी जाते हैं, ज्यादा जूम आउट तो नहीं हो गया, ये देख लो इसका, ठीक है। ऑनलाइन में दिख रहा है प्रॉपर बच्चों? कौन सा नंबर होगा, हो गया? प्रॉपर दिख रहा है ना, 5 दिख तो। फिर उसके बाद है ClSH OH and H, ClSH OH and H। अब आपको पता ही है क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होगा, 17 35। सल्फर का क्या होगा, 32 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का सबसे कम है 1 है। तो एटॉमिक वेट की बेसिस पे ही है ये, तो इसमें कुछ टेक्निकल ऐसा नहीं है। आफ्टर दैट CH2Br CH2Cl, हाँ SH ग्रुप अगर है। मान लो ग्रुप लगा हुआ है CH2Br CH2Cl CH2Br CH2Cl CH2OH, और लास्ट में आ गया अपना CH3।
ये CH2 तो कॉमन ही है, देख पा रहे हैं, इसमें भी CH2 है, CH3 हमने लिखा है, इसको CH3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH2 पे H लगा हुआ। तो ये तो कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर को काउंट ही नहीं करते, ये कॉमन सारा इसमें सब कॉमन है। तो Br का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा, Cl का उससे कम, OH का, ऑक्सीजन का उससे कम और हाइड्रोजन का सबसे कम, इसलिए प्रायोरिटी इस हिसाब से मिल। 7 नंबर OH CHO CH3H, OH ग्रुप, CHO ग्रुप, CH3 और लास्ट में H दिख रहा है। पहली पोजीशन पे पहला एटम O, पहली पोजीशन पे पहला एटम C और पहली पोजीशन पे पहला एटम C और पहली पोजीशन पे पहला एटम H, है ना। अब आप बोलोगे ठीक है भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, कार्बन का कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन में तो ऑक्सीजन को दे दिया आपने प्रायोरिटी, लेकिन यहाँ पे कार्बन और कार्बन है, इसमें आपने कैसे कंपेयर किया, तो आप बता दोगे CHO का स्ट्रक्चर होता है ऐसा और CH3 का स्ट्रक्चर है ऐसा। यहाँ पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ये तो कॉमन बात हो गई, कॉमन को हटा दो। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इसके अलावा, और कार्बन पे यहाँ पे 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके से कोई एटम डबल बॉन्ड से दिखेगा तो CIP रूल कहता है कि इसको आप एज्यूम करोगे, क्या देखो इसको ये एज्यूम करना है, इस रूल में एज्यूम करना, और कहीं पूरी केमिस्ट्री में नहीं, यहाँ केवल CIP लगाते वक्त आप ये लगाओगे, इसको एक सिंगल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड, ये मानते हैं कि डबल बॉन्ड O अगर है तो यानी एक बॉन्ड, एक O लगा हुआ और दूसरा O लगा हुआ, ये एक एजम्पशन है इस रूल का। तो अगर देखो तो इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आ गए, इस पे एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन थे, तो ऑक्सीजन हो गए, इसकी वजह से इसको क्या मिल गई, प्राय। क्लियर है बात, कार्तिक बात समझ आ रही है, प्रथमेश? तुम लोग को आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है बच्चों? हो गया नोट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल भी करा देंगे, अभी तो ये केवल रूल समझना जरूरी है। OCH3 NCH3 होल ट्वाइस, OCH3 NCH3 होल ट्वाइस और CH3 और लास्ट में H दिया। ध्यान से देखते हैं, अगर वो ग्रुप O से अटैच है और अगर वो ग्रुप N से अटैच है तो पहली प्रायोरिटी किसको मिल गई, O को, और दूसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, N को। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम है। देखो जब जो ग्रुप से अटैच है, मान लो यहाँ से O है और यहाँ पे N है, कार्बन से जुड़े हुए पहले अगर नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन सीधे सीधे मिल गए, पहले एटम पे ही अगर आपको प्रायोरिटी मिल गई, सेम नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना, पहले एटम पे ही अगर प्रायोरिटी मिल गई, यहाँ पे हमें कोई भी अगर ये सेम हो जाता तो फिर अगले एटम पे देखना है कि इसके आगे क्या अटैच है, ये यहीं पे हमें प्रायोरिटी मिल गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो आगे नहीं देखना है क्या अटैच है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, तो 1 प्रायोरिटी मिल गई और इसको 2, और आगे तो आप कर ही लोगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो आपको ध्यान देना है कि ग्रुप जो अटैच है उसमें पहला एटम कौन सा है,
फर्स्ट एटम पे अगर सेम आएगा तब सेकंड की बात करेंगे। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये अटैच है और आपका ये अटैच है ना। CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर है CH3। ध्यान से देखो, इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके सिखाते हैं आपको। इस स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। देख, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है? देखो, ये जहां पे जो फ्री वैलेंसी है ये बना दिया। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच कराने हैं और इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच कराने। जैसे अभी हमने C डबल बॉन्ड O वाले में क्या किया था, C डबल बॉन्ड O वाले में क्या किया था, कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन अटैच करा दिए थे ना। वैसे ही यहाँ पे जब आपको ऐसी ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन दिखाई दे तो आपने क्या करना है, 3 कार्बन अटैच कराने हैं। अब ये कार्बन ये वाला है, यहाँ पे वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 3, इस कार्बन से 1 2 3 अटैच करा दिया। अब इस कार्बन से भी, इस पे भी ट्रिपल बॉन्ड है तो इस पे भी 3 होने चाहिए, तो इधर एक कार्बन पे एक बॉन्ड हो गया, इधर दूसरा कार्बन, इधर तीसरा। तो देखो ध्यान से, C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब इस कार्बन पे 3 कार्बन, तो ये वाले कार्बन पे 1 2 3 बना दिए सिंगल बॉन्ड से। फिर दूसरे वाले कार्बन पे भी, क्योंकि आपका कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे भी 3 कार्बन होने चाहिए सिंगल बॉन्ड से, एक कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ही है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको कंपेयर करना है हमको ये वाले ग्रुप से, सेकंड वाले से। इसको देखो, ये कार्बन है, इस पे CH3 होल्ड थ्राइस है, इसका मतलब 3 CH3 अटैच है। पहले स्ट्रक्चर बनाइए फिर कंपेयर करें। दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर दोनों का कंपैरिजन किया जाए। अब हम यहां से बॉन्ड अटैच है तो इसको देखा हमने, तो ये पहला कार्बन, यहाँ से बॉन्ड अटैच है तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहला कार्बन और ये पहला कार्बन। ठीक, अब ये दोनों सेम हो गए तो अब अगले पे बढ़ेंगे। इस कार्बन पे देखो, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, 3 तरफ कार्बन है। इस कार्बन पे देखो, 1 2 3, सेम बात हो गई। ठीक, पहला ये देखा सेम है, फिर देखा इस कार्बन पे इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, 3 तरफ कार्बन, तो फिर इसका इस पे भी आगे देख लिया, इस पे भी कार्बन, इस पे भी कार्बन, इस पे भी कार्बन, सेम सी बात हो गई। देख पा रहे हैं? अब क्या करें, अब अगले को देखते हैं। भाई इस पे भी कार्बन हो गया, इस पे भी कार्बन हो गया, अब क्या करें, अब अगला देखते हैं। इस कार्बन पे देखो, जो अगले कार्बन को हमने देखा है, इस कार्बन पे क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखते हैं,
इस कार्बन पे देखो, ये वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दो कार्बन, इसलिए इसको क्या मिल गई, मतलब सीआईपी रूल में कैसे चलना है, पहले देखना है पहले एटम को जो अटैच है डायरेक्ट, फिर सेकंड नंबर वाले को, फिर सेकंड भी अगर सेम हो गई सिचुएशन तो थर्ड पे जाओ, ऐसे ध्यान से देखो और प्रोसेस करो दिमाग में कि बात समझ में आई या नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, स्ट्रक्चर वैसे बनेगा नहीं ना, ऑक्सीजन पे फिर लगातार दो ऑक्सीजन, ये वाला ही समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी तो अब देखो इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यहाँ पे आपका CH3 होल्ड ट्वाइस ये वाला ग्रुप अटैच है, CH डबल बॉन्ड CH2 अटैचमेंट है यहाँ से, ठीक। तो अब देख लेते हैं, इसको इधर बना देते हैं, एक हाइड्रोजन हो गया। अब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड से कार्बन है तो दो कार्बन बनाने पड़ेंगे, क्लियर है बात। अब इस कार्बन की बात तो हमने कर ली, ये कार्बन था, इस पे एक हाइड्रोजन बना दिया, फिर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड से कार्बन था, दो कार्बन बना दिए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक। अब अगले कार्बन की बात करते हैं, सेकेंड कार्बन की। सेकेंड कार्बन पे क्या है, दो तो हाइड्रोजन अटैच है और दो तो कार्बन अटैच होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इस सेकेंड कार्बन पे दो तो हाइड्रोजन लगा दो और दो क्या लगाने पड़ेंगे, कार्बन, जिसमें से एक कार्बन तो यही हो गया और एक कार्बन, स्ट्रक्चर बना लिया हमने। अब ये वाले स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि क्यों सीआईपी में ये वाला तो गया पीछे, ये वाला तो स्ट्रक्चर पीछे हो गया और ये वाला स्ट्रक्चर आगे हो गया, क्यों, देखिए ध्यान से। यहाँ से अटैचमेंट है तो पहले इस कार्बन को देखा, इस कार्बन को देखा, दोनों सेम। अब अगले पे जाएं, नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक। यहाँ पे अगर देखो तो क्या मिल रहा है, जो अटैच है उसमें एक इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है ना। इस कार्बन को अगर देखोगे तो एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, एक हाइड्रोजन। इसको अगर देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक दो तीन कार्बन, तो यहीं पे प्रायोरिटी डिसाइड हो गई, इस पे एक दो तीन कार्बन हो गए और इस पे एक हाइड्रोजन और दो कार्बन, तो इसका मतलब यहीं से प्रायोरिटी मिल गई, इसको ज्यादा और इसको, क्लियर है बात। यहाँ डबल बॉन्ड का कोई चक्कर नहीं है, तो सीधे सीधे आप अटैच करा दोगे क्या, एक तो ये फ्री वैलेंसी, एक H, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, ठीक है। इन दोनों में डिसाइड कर पा रहे हो कि इसको कम क्यों मिला, बताइए। इसमें फर्स्ट कार्बन ये और ये तो सेम हो गए, चलो सेकेंड वाले कार्बन पे, हाँ ये भी तो देखेंगे, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, दो कार्बन, एक दो कार्बन, ठीक है, इसमें दो कार्बन एक हाइड्रोजन, ठीक है। फिर अगले पे जाएं,
यहाँ सेकेंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 2 कार्बन। यहाँ पे सेकेंड इस पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन 1 ही कार्बन, तो इसको लीस्ट प्रायोरिटी मिल गई और इनको सब चारों नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाते हैं इनमें ही आती है, क्योंकि स्ट्रक्चर को पूरा ओपन करके देखना पड़ता है और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे उतने ही फिर लगाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है। पर अगर स्ट्रक्चर को ओपन करने आ गया तो आप कंपेयर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट है इसमें CHO, 10th नंबर है CIP का, और लास्ट है इसमें CIP में 10th नंबर। CHO ग्रुप अटैच है और C ट्रिपल बॉन्ड CH अटैच है। CHO ग्रुप अटैच है और C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप, इसमें CHO को ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है देखते हैं भाई। ये C है, इस पे डबल बॉन्ड O है, H है और एक फ्री वैलेंसी ये है। ठीक, इसको अगर और ओपन करके स्ट्रक्चर को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, C पे H और O और O, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चा, फ्री वैलेंसी इधर ही लगा देते हैं, O अगली तरफ लगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, C ओपन वैलेंसी, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है तो इस कार्बन पे 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। अब इस पे भी 3 कार्बन लगाने हैं हमको, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। क्लियर है बात। अब चेक करें प्रायोरिटी। ये जो ग्रुप है इस पे देखो C के साथ O और C के साथ O आ गया। यहाँ पे जहां से अटैचमेंट है वहां पे देखो C के साथ C के साथ C और C के साथ इधर C, तीनों ग्रुप क्या है, C है। लेकिन यहाँ पे पहले ही पे प्रायोरिटी मिल गई, C पे क्या है, O है, 2 O हो गए, तो ये प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाएगी इसको इन कंपैरिजन टू 3C। क्लियर है। दो कार्बन क्यों दे रखे हैं, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड से O है, ठीक है, तो कार्बन पे 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, ओके ओके ओके। ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना, इसको ओपन किया है, इस पे एक कार्बन इधर और अटैच करना है, इस पे हमको एक कार्बन और अटैच करना है, और किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है इसका, 2 ऑक्सीजन हो गए और फिर इस तरीके से बनाना है इसको, थोड़ा सा अपने पास
एक मिस्टेक हो रही है, ये ऑक्सीजन को यहाँ ना लगा है, ऐसे बनाते हैं। देखो ध्यान से क्या डिफरेंस क्या आया, ध्यान से देखो। ये कार्बन था, इसमें डबल बॉन्ड से, अभी जो तुम बात पूछ रही थी वही है, कार्बन पे डबल बॉन्ड से O अटैच था, तो हमने क्या किया, कार्बन पे 2 ऑक्सीजन लगा दिए सिंगल बॉन्ड। अब ये जो ऑक्सीजन है इस पे भी तो डबल बॉन्ड से 2 कार्बन अटैच है, तो इस ऑक्सीजन पे 2 कार्बन लगाने पड़ेंगे आपको। एक पे लगा दिया ना, ये तो इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कि ये 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो एक ये एक ये, ठीक। अब इस ऑक्सीजन को भी देखना है, तो ऑक्सीजन एटम को अगर देखो तो 2 कार्बन इससे अटैच है, तो हमारे एक तो कार्बन ये मिल गया, दूसरा एक और हमको कार्बन लगाना, ठीक है। इस ग्रुप की ओपनिंग ऐसे है। कौन सा? नहीं 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 नहीं, नहीं। उसको क्यों सही करना है? 7th में CHO बताया हमने। हाँ हाँ, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इस पे एक और कार्बन लगाना पड़ेगा, ये किया ना हमने। यानी डबल बॉन्ड है तो एक से जितने अटैच है, दूसरा वाला दूसरे से भी उतने ही एटम आपको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। डबल को तोड़ने का तरीका ये, तोड़ नहीं रहे बेसिकली, इसमें थोड़ा सा एजम्पशन है कि इसको हम ये मानते हैं, ठीक है। सिस ट्रांस हो गया। अब अब इसी पे सिस ट्रांस तरीके का एक और आइसोमेरिज्म है, मतलब एक और नेमिंग है जिसको हम बोलते हैं सिन एंड एंटी। सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी। सिन जो है वो सिस जैसा है और एंटी जो है वो ट्रांस जैसा है। सिन जो है वो कैसा है, सिस जैसा है, और एंटी जो है वो कैसा है, ट्रांस जैसा। ये प्रेजेंट होता है स्पेशल स्ट्रक्चर्स में, एरोमेटिक कीटोक्साइम्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, और एरोमेटिक एल्डोक्साइम। अभी 12th में जब आप चैप्टर पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन, तो कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम बनाना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम आपको बनाना नहीं सिखाएंगे, सीधे स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। इसमें सिस और ट्रांस ना नाम देके क्या नाम देते हैं, सिन और एंटी नाम देते हैं। कैसे देखना है, देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है C6H5C डबल बॉन्ड N, इधर H लगा हुआ है, इधर OH लगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका जो दूसरा फॉर्म बनाते हैं हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, C6H5 तो ऐसे ही लगा रहेगा, ये H ऐसे ही मान लीजिए, ये डबल बॉन्ड N, OH को इस तरफ कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, ये है आपका एल्डोक्साइन, इसको बोलते हैं एल्डोक्साइन, एल्डोक्साइन। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, एल्डोक्साइन में जो बॉन्ड होता है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल,
इसमें देखना है आपको H और OH किस तरफ लगे हुए हैं। H और OH अगर एक ही साइड पे दिखाई दे रहे हैं, H और OH अगर डबल बॉन्ड के एक ही साइड पे दिख रहे हैं तो उसको नाम दे दोगे सिन। और H और OH अगर अपोजिट साइड पे दिखाई दे रहे हैं तो उसको नाम दे दोगे एंटी। अभी के लिए इतना ही समझना है। ये एल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड उससे बनता है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं बेंजल डॉक्साइन। इसका नाम हो गया सिन बेंजल डॉक्साइन और इसका नाम हो गया एंटी बेंजल डॉक्साइन। पॉइंट क्लियर है? सिन एंटी। ठीक है, कीटोक्साइम में देखते हैं स्ट्रक्चर बन गया, ये एल्डोक्साइम था। अब हम लोग कीटोक्साइम में देखते हैं। C डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे C2H5 अटैच। C डबल बॉन्ड N है, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5। यहाँ पे OH अटैच करा दीजिए, कार्बन नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा देखिए ध्यान से। कई कई बुक्स लोन पेयर को ऐसे भी दिखाती है, ऐसे भी दिखाती। अब क्या देखना है, अगर इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखें तो अभी हमने सीखा था CH3 और C2H5 में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? HPG। कौन सा है? C2H5। ये HPG है। अब इसमें देखना है कि HPG, ये HPG और ये OH को देखना है। ये स्ट्रक्चर है कीटोक्साइम, इसमें देखना है HPG और OH सेम उसमें है, कार्बन के एक तरफ है या अपोजिट साइड है। यहाँ पे अपोजिट दिख रहे हैं तो इसको क्या कौन सा फॉर्म बोल दोगे? एंटी। और यहाँ पे दोनों कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? एक ही साइड दिख रहे हैं तो क्या बोल दोगे इसको? सिन। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ये जो हम लोग देख रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये, तो यहाँ पे जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसा है जिसमें C डबल बॉन्ड N के अराउंड देखा जा रहा है। ब्यूटीन में हमने किसके अराउंड देखा था? C डबल बॉन्ड C के अराउंड देखा था। यहाँ एक स्पेशल टाइप का हमने देखा, C डबल बॉन्ड N के अराउंड हम लोग देख रहे हैं। यही तो अपना डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, इसी के अराउंड हम देख रहे हैं ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात?
नोट हो गया? अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड N कर दो और OH लगा, ठीक है। इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड N के अराउंड, अगर इस कार्बन पे देखो तो ये और ये ग्रुप सेम हो गया ना, ये एल्डोक्साइम है, एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम नहीं है, ये कीटोक्साइम है ना। लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगा। रीजन क्या है? कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ये थी ना कि कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों सेम हो गए, इसलिए यहाँ पे GI नहीं है, ठीक है। कई बार क्योंकि हमने एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है, तो एक ही तरीके के 4 स्ट्रक्चर बना के 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों ग्रुप जो है वो सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर सेम आ गए तो क्या हो जाएगी कहानी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं कार्बन पे अगर दोनों ग्रुप सेम हो गए तो, ठीक है। जैसे एक ये है, ये भी आपका जो है वो ये एल्डोक्साइम है, लेकिन इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगी क्योंकि दोनों ग्रुप कार्बन पे क्या हो गए? सेम। ठीक है, सिनेंटी के 2-3 एग्जाम्पल और हैं, करा देते हैं। तो अपना EZ वाला जो ये वाला GI है वो क्या होगा? नहीं, अच्छा रहने दीजिए, अभी और काफी एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल खत्म हो जाएगी नेक्स्ट में, है ना। फिर ऑप्टिकल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट में ऑप्टिकल स्टार्ट कर देंगे, ज्योमेट्रिकल खत्म। आज की क्लास होती है ऑफ। बाय बाय बच्चों।